एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वृत्त। वैसे तो आप सब वृत्त के बारे में जानते हैं, लेकिन वृत्त के बारे में जो सामान्य जानकारियां होती है उसका अध्ययन होना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी क्लासों में जो ये टॉपिक होता है उसमें क्वेश्चन करते समय इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो आइए आज उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए हम इसके बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वृत्त की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। वृत्त की परिभाषा होती है किसी भी समतल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो देखिए, किसी भी समतल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। ठीक है, देखिए इस परिभाषा को हम समझते हैं। किसी समतल में पहली चीज तो यह कि वृत्त है वो एक समतल पर बनेगा। वो है एक 2D आकृति है, द्विविमीय आकृति, इसलिए वो एक समतल पर बनेगा। एक निश्चित बिंदु से, तो कोई भी हमने एक निश्चित बिंदु मान लिया, जैसे मान लो वह बिंदु O है। O हमने एक निश्चित बिंदु मान लिया, से निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, इससे कुछ निश्चित दूरी हमने ये ले ली, दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को। तो यहाँ पर एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार जो बिंदुओं का समूह बनता जाएगा इससे निश्चित दूरी पर, वह किसका निर्माण करेगा? एक वृत्त का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक वृत्त। पुनः बता रहा हूं, किसी भी समतल में, किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु जो हमने O माना है से निश्चित दूरी पर स्थित, निश्चित दूरियों पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। अब हम इसके भाग पढ़ेंगे अलग अलग। तो हमने यहाँ पर इसके 10 अलग अलग भागों को लिया है। पहला है केंद्र। तो देखिए केंद्र क्या होता है? वृत्त के अंदर जो हमने एक निश्चित बिंदु माना था, जो निश्चित बिंदु माना था उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? वृत्त का केंद्र। तो यहां केंद्र क्या हो जाएगा? बिंदु O। उसके बाद सेकंड टॉपिक है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है वृत्त की? जो निश्चित दूरी मानी थी हमने इसकी परिभाषा में, वह निश्चित दूरी, कौन सी दूरी? केंद्र से लेकर इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या। और इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम त्रिज्या को क्या बोलते हैं? रेडियस। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? जैसे यहां बिंदु मान लिया हमने A, तो OA हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, अब चाहे किसी भी बिंदु पर ले लो, ये जो दूरी समान दूरी है वो इसकी त्रिज्या ही कहलाएगी। उसके बाद लेंगे हम परिधि। तो परिधि का मतलब क्या होता है? वृत्त की चारों ओर की ये जो सीमा है गोलाकार, ये जो सीमा है वृत्त की, उसी को हम उसकी परिधि कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, एक वर्ताकार, इसको एक ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, अब कोई व्यक्ति यहाँ, जैसे वो व्यक्ति A है, अब A यदि यहां से चलकर इस पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाकर जब वापस उसी जगह पर आता है, तो उसने कितनी दूरी तय कर ली? एक परिधि के बराबर दूरी तय कर ली। और इसका सूत्र क्या होता है? 2πr, जहां r क्या है? त्रिज्या है। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? एरिया। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एरिया। तो वृत्त के अंदर का पूरा भाग परिधि को छोड़कर
सीमा को काउंट नहीं करना, उसमें सीमा के अंदर का जो पूरा भाग है वो क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। और इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम जीवा के बारे में। तो जीवा का क्या मतलब होता है, किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटने वाली भुजा को रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे यह है और इसमें कोई भी हमने एक रेखा खींच दी, अब इसको नाम दे दिया हमने P और Q। ये जो PQ रेखाखंड है वो इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक तो ये नीचे वाला भाग जो मार्क किया है मैंने, और एक ऊपर वाला भाग। तो ये जो दोनों भाग है दो भागों में बांट रही है, इस रेखा को ही हम क्या कहते हैं, जीवा। तो यहां जीवा कौन सी है, PQ जीवा होगी। और एक चीज और ध्यान देनी है कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जैसे हम यहाँ देखा है कि अलग अलग जीवाएं खींचते रहेंगे, तो जो सबसे बड़ी जीवा खींची जाएगी हमारे द्वारा वो क्या होगा, वृत्त का व्यास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। इसके बाद देखेंगे हम व्यास। तो व्यास हमारा हो ही गया, जैसे इसको नाम दे दिया हमने B, तो AB बराबर 2 OA। ठीक है, OA हमने त्रिज्या मानी थी ऊपर, तो त्रिज्या की दुगुनी क्या हो जाएगा, व्यास। उसके बाद पढ़ेंगे हम चाप। तो देखिए जो परिधि हमने मानी थी, इसकी सीमा मानी थी, उसका एक भाग या उसका एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, चाप। जैसे मान लो ये पूरी परिधि है, इसमें से हम P से लेकर Q तक का यदि भाग ले परिधि का, तो ये क्या है, इस वृत्त का एक चाप। इसी प्रकार जैसे मान लो ये हम टुकड़ा ले इसका, तो ये भी क्या है, चाप। लेकिन यहां चाप वो दो प्रकार के होंगे, एक तो लघु चाप जो छोटा चाप है, और एक होगा दीर्घ चाप जो बड़ा है। तो ये जो PQ जीवा इसको दो भागों में बांट रही है, और साथ में दो चाप बन रहे PQ और एक ये PQ। तो जो छोटा वाला भाग है वो तो कहलाएगा लघु चाप, और जो बड़ा भाग है वो कहलाएगा दीर्घ चाप। ठीक है, तो इसको हम एक्स और वाई से इंडिकेट एक बार करें, पहचानने में हमें ऐसा नहीं हो। तो दो चाप यहां पर बन रहे P अक्स Q, और सेकंड बन रहा है PYQ। ठीक है, अब चाप को हम इस प्रकार इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और PXQ तो क्या हमारा लघु चाप, और PYQ है दीर्घ चाप। अब चाप के बाद हम पढ़ेंगे वृत्तखंड। ठीक है, अब यहां हमने पढ़ा था कि जो जीवा है वो वृत्त को दो भागों में बांट रही है। तो दो भागों में बांटने के बाद जो उसके दो टुकड़े हैं, वो दोनों टुकड़े उसके वृत्तखंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखिए PQ जीवा है वो वृत्त को दो भागों में बांट रही थी। ठीक है, इसको हम एक बार मिटा रहे हैं। जो PQ जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक तो जो मैंने मार्क किया है वो भाग, और दूसरा ये ऊपर वाला भाग। तो ये दोनों जो भाग है, दोनों टुकड़े हैं, वो क्या कहलाएंगे, वृत्तखंड। देखो नाम से पता लग रहा है वृत्तखंड, वृत्त प्लस खंड, वृत्त का एक खंड या वृत्त का एक टुकड़ा। तो यहाँ दो खंड है वृत्त के, ये कहलाएगा छोटा है इसलिए लघु वृत्तखंड, और जो ऊपर वाला है वो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। इसके बाद आएंगे त्रिज्य खंड पर। तो देखिए त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा बनने वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। अब जैसे मान लो एक अन्य हमने वृत्त और मान लिया एक, और इसका केंद्र O है, इसकी किन्हीं दो त्रिज्याओं से, ये O मान लिया, ये A मान लिया, और ये B। तो वृत्त की दो त्रिज्याएं यहाँ पर OA व OB, इन दोनों त्रिज्याओं और चाप AB, OA त्रिज्या, OB त्रिज्या और चाप AB, जो वृत्त का एक खंड बन रहा है, वृत्त के अंदर जो खंड बन रहा है उसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। या इसको हम अलग करें तो इस प्रकार की आकृति हमें प्राप्त होगी, और जो शेष भाग है वो किस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार से।
तो यहां भी दो प्रकार के त्रिज्यखंड होते हैं, एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। जो छोटा त्रिज्यखंड है वो तो हो जाएगा लघु, और जो बड़ा है वो हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड।